हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ध्यान से, ये एमसीक्यूज़ डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। जैसा कि हर बार होता है कि जो एमसीक्यूज़ टारगेट सेमेस्टर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं वही एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में छप जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग की एक्सपेक्टेशन जो होती है टारगेट सेमेस्टर से, उन सारी एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश टारगेट सेमेस्टर करता है। लेकिन मैं पहले ही आपसे कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेके, तो आप सबसे पहले टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। बिना टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड किए, बिना सारथी को ज्वाइन किए, आप सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आप चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हों, आगरा यूनिवर्सिटी के हों, कानपुर यूनिवर्सिटी के हों, अगर आपके यूनिवर्सिटी में, अगर आपके बीकॉम के सिलेबस में ये सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और सारथी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसे तमाम वीडियोस, ऐसे तमाम लेक्चर्स देखने के लिए, ऐसे तमाम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं बैच जिसका नाम है सारथी। तो जल्दी से जाइए, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और जल्दी से सारथी को ज्वाइन करिए। जैसे ही आप सारथी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको ऐसे एमसीक्यू वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इसके अलावा एमसीक्यू के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपको मिल जाएगा, आप खुद का आकलन कर पाएंगे कि आप सेमेस्टर की परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता चलेगी, वो है आपके सिलेबस की पूरी जानकारी। आप अपने कंप्लीट सिलेबस को जान पाएंगे, अपने सिलेबस की एक एक टॉपिक जो भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सारे टॉपिक्स आपके सारथी में कवर कराए जाते हैं। हर एक टॉपिक पे बाकायदा डिटेल लेक्चर दिया जाता है जो कि आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, सारथी में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन मिल रहा है, लाइव क्लासेस रोज़ आपकी चलती हैं शाम को 7 बजे, 6:30 बजे। तो इतनी सारी चीज़ें जस्ट 249, बस 249 रुपये में मिल रही हैं। तो जल्दी से जाइए, सारथी को ज्वाइन करिए और अपनी सेमेस्टर की परीक्षा को बहुत ही बेहतरीन बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स वॉज लेवीड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कहानी मैंने आपको बताया था सारथी वाले स्टूडेंट्स को कि भारत में पहली दफ़ा इनकम टैक्स, यानी भारत में पहली बार आय कर कब लगाया गया था। तो ये कहानी है 1860 की। कब की कहानी है? 1860 की, जब सर जेम्स विल्सन, क्या नाम था? सर जेम्स विल्सन, इनके द्वारा हमारे देश में पहली दफ़ा इनकम टैक्स लगाया गया था। नाम क्या है? सर जेम्स विल्सन, जो कि पहली दफ़ा इंडिया में इनकम टैक्स लगाते हैं। कब लगाते हैं? 1860 में, 1860 में। अच्छा, ये इनकम टैक्स लगाया क्यों गया था सर जेम्स विल्सन साहब के द्वारा? क्योंकि 1857 में बहुत बड़ा क्रांति हुआ था, जिसको हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। वहाँ पे ब्रिटानी हुकूमत को बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ था और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उस समय ब्रिटानी हुकूमत ने हमारे देश की जनता पर पहली दफ़ा इनकम टैक्स यानी आय कर लगाया था। चलिए, दूसरा है, इनकम टैक्स इज़, यानी आय कर कौन सा कर है? तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है। मैंने आपको यूट्यूब पे भी पहला जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर दिया है उसमें आपको बताया था कि इनकम टैक्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आय कर आपका एक प्रत्यक्ष कर होता है जिसमें आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अगर टैक्स आपके ऊपर लगा है तो टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें बर्डन शिफ्ट हो सकता है। टैक्स लगा आपके ऊपर है, टैक्स देंगे आप ही, लेकिन वो टैक्स आप कलेक्ट किसी और से करेंगे। टैक्स आप वो लेंगे किसी और से और देंगे फिर सरकार को, ठीक है? उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इनकम टैक्स लगाया भी उसी इंसान पे जाता है और वसूला भी उसी इंसान से जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर। आयकर की दर निम्न में से किसके अंतर्गत निर्धारित की जाती है? तो आय की दर जो होती है, आयकर की जो दर होती है, वो हमारे देश के प्रत्येक वर्ष आने वाले वित्तीय अधिनियम, क्या नाम है? वित्तीय अधिनियम में डिसाइड किया जाता है। हमारे देश में जो हर साल फाइनेंस एक्ट पास किया जाता है, इसकी भी कहानी मैंने आपको बताया था। हमारे देश में हर साल जो फाइनेंस एक्ट पास किया जाता है, उस फाइनेंस एक्ट में हर साल इनकम टैक्स रेट डिसाइड किए जाते हैं और उसी रेट पे
असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स को चार्ज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में एक निर्धारित की सकल कुल आय को की गणना करने के लिए आय के कितने शीर्ष हैं। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी, यानी एक निर्धारित की सकल कुल आय को की गणना करने के लिए आपको आपके जो आय हैं उनको 5 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया। क्या? 5 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया। देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ इनकम ऑफ एन एसएससी जिस पे कि इनकम टैक्स लगता है। कौन कौन से इनकम है? पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी शॉर्ट में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक है कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और पांचवा होता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 ऐसे सोर्स होते हैं, 5 ऐसे स्रोत होते हैं जिससे एक इंसान इनकम कमाता है, और इन्हीं सोर्सेज पे, इन्हीं इनकम्स पे देश की सरकार इनकम टैक्स लगाती है। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से किसी भी इंसान के कमाने के 5 सोर्सेज हो सकते हैं, 5 तरीके हो सकते हैं, और उन पाँचों तरीक़ों को जोड़ के, उस पाँचों सोर्सेज को जोड़ के, उन पाँचों सोर्सेज जो इनकम आप कमाते हैं उसको जोड़ के जो इनकम आती है उसी को हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। और ग्रॉस टोटल इनकम पे ही जो आपका इनकम टैक्स होता है वो चार्ज किया जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आप टोटल इनकम निकालते हैं, उसी पे आपका इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। तो समझना क्या है, बस इतनी चीज़ समझनी है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें इनकम को 5 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। आय को अलग अलग 5 उसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज़ नोन एज। तो हिंदुस्तान में अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको कहा जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ध्यान से, वर्तमान आयकर अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके पहले मैंने आपको बताया था, जो बच्चे सारथी के होंगे, मैंने इनकम टैक्स की पूरी कहानी बताई थी कि सबसे पहले हिंदुस्तान में इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है 1860 में सर जेम्स विल्सन साहब के द्वारा। क्यों चार्ज किया गया था, पूरी कहानी मैंने 1857 की आपको बताई थी। इसके बाद इनकम टैक्स चार्ज किया गया था 1980 में, 1918 में इनकम टैक्स का एक कानून पास किया गया था। फिर इसको चेंज किया गया 1922 में, एक नया कानून पास किया गया, और 1922 के बाद सीधे 1961 यानी 1961 में हमारे देश में एक बड़ा ही फॉर्मल और एक इंडिपेंडेंट इंडिया का, क्योंकि 1918-1922 में हिंदुस्तान तो गुलाम था, तो उस समय जो एक्ट पास किए जाते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से पास किए जाते थे। लेकिन हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद पहली दफ़ा जो इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ वो 1961 में ही हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज़ नोन एज। तो मैंने आपको असेसमेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का पूरा डिफिनीसन पढ़ाया था। तो ये डिफिनीसन है असेसमेंट ईयर का। कहा गया है द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज़ नोन एज। तो 12 महीने का वह अवधि, 12 महीने का वह अवधि जिसकी शुरुआत प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, उसको हम मूल्यांकन वर्ष कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष अप्रैल के 1 दिन से शुरू होने वाली और 12 महीनों की अवधि को कहा जाता है मूल्यांकन वर्ष। इंग्लिश में द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज़ नोन एज द असेसमेंट ईयर, शॉर्ट में इसको AY कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, द डिफिनीसन ऑफ इनकम इज़। आय की परिभाषा कैसी है? ऑप्शन है इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। तो पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा, किसी भी लॉ में 2 प्रकार की डिफिनीशंस दी गई होती हैं। एक होती है इंक्लूसिव डिफिनीशन और एक होती है एग्जॉस्टिव डिफिनीशन। जिस भी डिफिनीशन की शुरुआत मीन्स शब्द से होती है, किससे? मीन्स शब्द से होती है, उसको हम रिस्ट्रिक्टिव डिफिनीशन कहते हैं। और जिस डिफिनीशन की शुरुआत इंक्लूड शब्द से होती है, किससे? इंक्लूड शब्द से होती है, उसको हम लोग इंक्लूसिव डिफिनीशन कहते हैं। तो इनकम का डिफिनीशन क्या है? इनकम का डिफिनीशन इंक्लूसिव है, समावेशी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समावेशित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन। आयकर अधिनियम पारित किया गया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था आयकर अधिनियम, मैंने इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया था हिंदुस्तान में 1961 में, 1961 में, 1961 में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स।
प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, पिछले वर्ष शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है द फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के ठीक एक साल पहले का जो टाइम होता है, एक साल पहले का जो वर्ष होता है, उसी को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर इज द ईयर बिफोर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के पहले आने वाला जो ईयर होता है वही आपका प्रीवियस ईयर होता है। तो मूल्यांकन वर्ष से पहले आने वाला वित्तीय वर्ष ही आपका पिछला वर्ष कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन। आय कर की गणना की जाती है, तो इनकम टैक्स कंप्यूट किया जाता है हमेशा इनकम पे। किस पे? इनकम पे कंप्यूट किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया है कि इनकम टैक्स नाम ही है इसका इनकम टैक्स, तो ये किस पे लगाया जाएगा, इनकम पे लगाया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज। निर्धारण वर्ष की अवधि क्या है, तो असेसमेंट ईयर का पीरियड होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड होता है दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो मूल्यांकन वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इनकम टैक्स इज लेवीड ऑन दोज इंडिविजुअल्स। आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो, तो इनकम टैक्स लेवीड ऑन दोज इंडिविजुअल हुज इनकम इज मोर देन द एग्जेम्प्टेड लिमिट इन एनी प्रीवियस ईयर। देखिए ध्यान से, मैंने आपको सारथी वाले स्टूडेंट्स को बताया है कि कुछ एग्जेम्पशन दिया गया है कि अगर आपकी इनकम यहाँ तक है तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा, अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपकी इनकम उस एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है या फिर एग्जेम्पशन लिमिट तक है तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम उस एग्जेम्पशन लिमिट के बाहर है, उससे ज़्यादा है, तो आप पे टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स हमेशा लेवी किया जाता है उन इंडिविजुअल्स पे जिनकी इनकम, बी होगा, जिनकी इनकम प्रीवियस ईयर में, एक मिनट, जिनकी इनकम प्रीवियस ईयर में एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? जिनकी इनकम प्रीवियस ईयर में एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है, यानी जिनकी आय किसी पिछले वर्ष में छूट सीमा से अधिक है। तो जितनी छूट दी गई है अगर उससे अधिक आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये तो आपको तुरंत बता देना चाहिए। पूछा गया इनकम टैक्स वॉज लेविड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग। भारत में पहली दफ़ा इनकम टैक्स कौन लगाया था? तो भारत में पहली दफ़ा इनकम टैक्स सर जेम्स विल्सन लगाए थे। कब लगाए थे? 1860 में, 1860 में। क्वेश्चन नंबर 14, एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 फॉर अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इज। अनिवासी व्यक्ति के लिए आकलन वर्ष 2022-23 के लिए छूट की सीमा क्या है? तो एग्जम्पशन लिमिट जो दी गई है नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए अंडर द असेसमेंट ईयर 2022-23 वो है आपकी 2.5 लाख। मतलब कोई ऐसा इंसान जो हिंदुस्तान का रेसिडेंट नहीं है, कोई ऐसा इंसान जो हिंदुस्तान का रेसिडेंट नहीं है, तो अगर वो 2.5 लाख तक रुपया कमाता है तो उसके रुपए पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा वो पैसा कमाएगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15, ध्यान से समझिएगा। एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 फॉर द सुपर सीनियर सिटीजन एज 85 ईयर्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहा गया कि 2022-23 के असेसमेंट ईयर के हिसाब से जो इंसान सुपर सीनियर सिटीजन है उसका एग्जम्पशन लिमिट क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ करेक्ट कराना चाहूँगा। यहाँ पे 2022-23 असेसमेंट ईयर दिया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पढ़ रहे हैं 2023-24 असेसमेंट ईयर। कुछ 22-23 के भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि PYQ में से कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ बन जाए। तो ये सारे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। लेट मी रिपीट वंस अगेन, सारे क्वेश्चंस आप सोचेंगे कि PYQs में से एग्जैक्टली उठ के आ जाएं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। और एक चीज़ और, इस सेमेस्टर का जो पेपर है वो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी तक जितने भी सेमेस्टर्स का आपने परीक्षा दिया सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चौथे सेमेस्टर का पेपर है। तो इस पेपर में सीरियसनेस को ध्यान रखना है और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो इनकम टैक्स हर साल आता है, इनकम टैक्स के लिए जो फाइनेंस एक्ट होता है वो हर साल आता है। तो इस समय जो फाइनेंस एक्ट है 2023-24 का वो कहता है कि कोई भी इंसान जो सुपर सीनियर सिटीजन है और वो हिंदुस्तान का अगर नागरिक है, रेसिडेंट है, तो उस पर 5 लाख तक का एग्जम्पशन लिमिट है। मतलब कोई भी इंसान जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है और वो हिंदुस्तान का निवासी है, तो अगर वो 5 लाख तक रुपया कमाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेट मी रिपीट वंस अगेन,
2023-24 के असेसमेंट ईयर के हिसाब से अगर कोई भी इंसान सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी उसकी उम्र 80 साल से अधिक है, तो उस इंसान की इनकम अगर 5 लाख तक है तो उस 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि आपके ये वाला जो अगेन फिर 2022-23 का है, तो इसको छोड़ते हैं, एक बार देख लेते हैं। पूछा गया है एग्जाम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 फॉर अ वुमेन रेसिडेंट इन इंडिया एंड हु इज़ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स। मतलब एग्जाम्पशन लिमिट क्या है उन लोगों के लिए जो जिनकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है और वो अगर एक महिला है तो अभी अगर मैं बात करूं एग्जाम्पशन लिमिट की, तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और 80 साल से कम है, यानी सुपर सीनियर सिटीजन जो लोग हैं, उनको एग्जाम्पशन लिमिट दी गई है 3 लाख की। कितनी? 2023-24 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 3 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट दी गई है। बाकी इसका ऑप्शन दिया है 3,50,000, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है 22-23 का। 22-23 के हिसाब से सही है, लेकिन 23-24 का जो इस समय का जो फाइनेंस एक्ट चल रहा है उसके हिसाब से 3 लाख ही है एग्जाम्पशन का लिमिट। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर। आयकर विभाग किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इस CBDT के अंदर काम करता है। किसके अंदर? CBDT। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। याद रखिएगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर काम करता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी में प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, इसके अंतर्गत आपका आयकर विभाग काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स। इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन का मतलब क्या होता है? तो इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन का मतलब मैंने आपको बताया था, पूरा डिफिनीशन बताया था। जो भी बच्चे सारथी ज्वाइन किए उनको लाइव क्लास में बताया गया था पर्सन की डिफिनीशन में क्या क्या शामिल होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, सभी के सभी पर्सन के डिफिनीशन में आ जाते हैं। ठीक है, क्या क्या आएगा? हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी स्थानीय सरकारी, स्थानीय क्या दिया है? स्थानीय हिंदी में प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी। ये तीनों के तीनों आपके इनकम टैक्स एक्ट की भाषा में पर्सन के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड। आय के विभिन्न मदों का योग कहलाता है। तो अगर आप अलग अलग हेड्स जो होते हैं इनकम के उन सबको जोड़ लेते हैं तो उसको कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहा जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 20, अ सीनियर सिटीजन शैल बी दैट इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स हुज एज इज मोर देन द फॉलोइंग। मतलब सीनियर सिटीजन कौन इंडिविजुअल होगा जिसकी उम्र कितनी होगी? तो मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के पर्सन्स होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। एक होता है सीनियर सिटीजन, एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन वो इंसान है जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है लेकिन 80 साल से कम है। कितना? 60 साल से अधिक और 80 साल से कम इस किसी की उम्र है तो वो है आपका सीनियर सिटीजन। दूसरा आपका सुपर सीनियर सिटीजन, कोई ऐसा इंसान जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है वो आपका सुपर सीनियर सिटीजन कहलाता है। तो पूछा क्या गया है कि बताइए सीनियर सिटीजन कौन होगा? तो जिसकी उम्र 80 साल है या उससे अधिक है तो वो सीनियर सिटीजन होगा। जिसकी उम्र 60 साल है, एक मिनट, जिसकी उम्र 60 साल है या उससे अधिक है लेकिन 80 साल से कम है, 60 साल या उससे अधिक है, 80 साल से कम है, तो उसको कहा जाएगा सीनियर सिटीजन। दूसरा होता है आपका सुपर सीनियर सिटीजन, एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है, वो आपका सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएगा। जैसे मतलब जिसकी उम्र 81, 82, 83 साल होगी तो वो आपका सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सारथी ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए। सेकेंड थिंग, जो स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सारथी फॉर बीकॉम 4th सेमेस्टर का व्हाट्सअप ग्रुप, जिसमें आपको तमाम अपडेट्स दिए जाते हैं, तमाम जानकारियाँ, तमाम फ्री कंटेंट दिए जाते हैं। तो जल्दी से जाइए और आप सारथी फॉर बीकॉम 4th सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और तुरंत टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और सारथी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट हो सके। दैट्स इट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए पूरी ऊर्जा के साथ।